मार्वल स्टूडियोज ने फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स का एक टीजर ड्रॉप कर दिया है। एंड ये इतना अच्छा था कि सबने उन्हें 1 घंटा लेट होने के बावजूद भी माफ़ कर दिया। एक्चुअली सबसे पहले ये अनाउंस किया गया था कि ट्रेलर इवनिंग में 5:30 बजे रिलीज़ होगा, लेकिन इसके बजाय हमें एक और घंटे का काउंटडाउन टाइमर देखने को मिला। इसका रीज़न ये था कि फैंटास्टिक फोर की पूरी कास्ट एलाबामा के एक स्पेशल इवेंट में मौजूद थी। बट यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज ने एकदम माइंड ब्लोइंग मार्केटिंग मूव दिखाई। उन्होंने फरवरी 4 का पूरा फ़ायदा उठाया और फैंटास्टिक 4 का टीज़र ड्रॉप किया। 1 घंटे का काउंटडाउन इसीलिए रखा गया क्योंकि ये एकदम एक रॉकेट लॉन्च को स्टिमुलेट कर रहा था, जो फैंटास्टिक 4 के एस्ट्रोनॉट ओरिजिन को परफेक्टली रेफरेंस करता है। ये सिर्फ हाइप बनाने का तरीका नहीं था, बल्कि एक सिंबॉलिक मोमेंट था। इस काउंटडाउन के दौरान हमें कुछ स्पेस रिलेटेड विजुअल्स भी दिखाए गए, जैसे रॉकेट लॉन्चेस एंड कुछ इंटरेस्टिंग स्पेस रॉक्स। आई थिंक इनमें से ही एक रॉक वो कॉस्मिक मटेरियल हो सकता है जिससे फैंटास्टिक फोर को उनकी पावर्स मिली थी। सो टीजर आने से पहले ही मार्वल ने हमें स्टोरी की हिडन डिटेल्स देना शुरू कर दिया था। तो इस वीडियो में हम इस ट्रेलर से जुड़ी हर छोटी से बड़ी डिटेल पर पूरी तरह चर्चा करेंगे। एंड ये ब्रेकडाउन काफ़ी ईस्टर एग से भरा होगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. ऑल राइट, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पिछले दिन प्रमोशनल टीज़र में दिखाया गया एक खास सीन इस फाइनल ट्रेलर में नहीं था, क्योंकि इस टीज़र में दिखाया गया था कि न्यूयॉर्क की गलियों से कुछ बच्चे भागते हुए एक टीवी ढूंढ रहे हैं ताकि वो फैंटास्टिक फोर के स्पेस लॉन्च को लाइव देख सकें। हालांकि ये सीन ऑफिशियल ट्रेलर में नहीं था, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि ये मूवी का हिस्सा होगा। सो इससे पता चल जाता है कि इस दुनिया में फैंटास्टिक फोर बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं एंड सभी पूरे शहर में उनके लॉन्च को देख रहे हैं। इस सीन की सेटिंग भी हमें मूवी की दुनिया के बारे में एक बड़ा क्लू दे देती है। वी नो कि ये मूवी 1960s में सेट है, बट ये एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ 1960s होगा। सिटी कुछ मायनों में एडवांस लगती है, लेकिन कार्स और टीवीज अभी भी उसी क्लासिक डिज़ाइन में दिखाए गए हैं। तो सवाल यही उठता है, अगर डेली लाइफ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई तो पूरा फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन कहाँ गया? यहीं पे आते हैं हमारे स्मार्टेस्ट मैन अलाइव, रीड रिचर्ड्स। एक्चुअली इस टाइमलाइन में रीड रिचर्ड्स ने साइंस में कुछ बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ें की हैं। सो फ्लाइंग कार्स या एआई रोबोट्स बनाने के बजाय रीड का फोकस कुछ मेन की एरियाज पर रहा होगा, जैसे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन। हम जानते ही हैं कि फैंटास्टिक फोर का रॉकेट स्पेस ट्रैवल में एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा। इसके साथ ही मल्टीवर्स स्टडीज़, जहाँ एमसीयू की मेन टाइमलाइन में 60s में मल्टीवर्स पर कोई रिसर्च नहीं हुई थी, वहीं पे इस टाइमलाइन का रिसर्चर्स यहाँ के बच्चों को पैरेलल अर्थ्स के बारे में पढ़ा रहा होगा। इसके साथ ही क्लीन एनर्जी, एक लीक कॉन्सेप्ट मैप से ये पता चला था कि इस टाइमलाइन में मैनहट्टन के अंदर एक क्लीन एनर्जी पावर प्लांट है, जो स्पाइडरमैन 2 में दिखाए गए डॉक्टर ऑक्टोपस के फ्यूजन रिएक्टर की तरह लगता है। सो आई थिंक इसीलिए बैक्स्टर बिल्डिंग बाकी शहर से ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रही है। ये साइंटिफिक एडवांसमेंट्स का हब होगा, जो एनर्जी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशंस को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। ट्रेलर की शुरुआत बैक्स्टर बिल्डिंग की झलक से होती है, जो कि फैंटास्टिक फोर का होम और हेडक्वार्टर है। इस सीन में सू स्टॉर्म एंड रीड रिचर्ड्स किसी से बात कर रहे होते हैं। ये शायद कोई जर्नलिस्ट या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा। रीड इसको बता रहा होता है कि हर संडे एट शार्प 7 PM वो पूरी फैमिली के साथ फैमिली डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं। यहीं पे इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर अक्सर गवर्नमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च से जुड़े होते हैं। सो यहाँ पे इसका मतलब यही निकलता है कि उनकी ओरिजिन स्टोरी में यहाँ की गवर्नमेंट का हाथ भी होगा। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि बैक्स्टर बिल्डिंग एक ऐसी लोकेशन पर है जहाँ से क्राइसलर बिल्डिंग बैकग्राउंड में दिखाई देती है। एक्चुअली ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एमसीयू की अर्थ 616 में अवेंजर्स टावर भी इसी के आसपास था। पिछले साल कॉमिक कॉन में मार्वल ने फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का एक मैप दिखाया था, जिसमें इस बिल्डिंग को वेस्ट रिवर के पास दिखाया गया था। इस बिल्डिंग के सामने एक लॉन्च पैड भी है एंड ये दिन का रॉकेट टेक ऑफ करेगा। इस लॉन्च पैड का नाम एक्सेल्सियर है, जो स्टैनली को लेकर एक ट्रिब्यूट है। इसके बाद आगे बात करें तो हम बेन ग्रिम को फैमिली डिनर के लिए खाना बनाते हुए देखते हैं एंड वो हर्बी नाम के एक रोबोट असिस्टेंट की मदद ले रहा है। एक्चुअली कॉमिक्स में हर्बी को रीड रिचर्ड्स एंड मास्टर जार ने साथ मिलकर बनाया था ताकि वो गैलेक्टस को ट्रैक कर सके। एंड बाद में ये रीड का लैब असिस्टेंट, हाउसकीपर एंड यहाँ तक कि फ्यूचर में फ्रैंकलिन और वेलेरिया रिचर्ड्स का बेबी सिटर भी बनता है। सो आई थिंक इस मूवी में हर्बी का रोल क्लियर है। शायद ये सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस के राइवल को सबसे पहले डिटेक्ट करेगा।
ट्रेलर में सबसे ज़्यादा चर्चा में है द थिंग यानी कि बेन ग्रिम का लुक। इसका रोगी टेक्सचर और फेशियल फीचर्स बिल्कुल क्लासिक कॉमिक बुक डिज़ाइन से मैच करते हैं। इसलिए पहले के लाइव एक्शन वर्जन के मुकाबले इस बार उसका चेहरा ज़्यादा एक्सप्रेसिव और डिटेल्ड दिखता है। सो इसी सीन में हम देखते हैं कि वो हर्बी के बनाए सॉस को टेस्ट करता है। सो ये साफ है कि इस वर्जन में फैंटास्टिक फोर के फैमिली बॉन्ड को ज़्यादा एम्पैथाइज किया गया है, जो फैंस को काफ़ी अच्छा लगेगा। हम एक शॉट में रीड रिचर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस लिखते हुए देखते हैं, जो 2005 में आई फैंटास्टिक फोर के इस सीन से काफ़ी मिलता है। कॉमिक कॉन के लीक ट्रेलर के अकॉर्डिंग रीड रिचर्ड्स बच्चों को फैंटास्टिक साइंस नाम की क्लास में मल्टीवर्स के बारे में पढ़ा रहा है। एक्चुअली इस सीन में इम्पोर्टेंट डिटेल है ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, जिसे हम वोम होल भी कहते हैं। वोम होल एक साइंटिफिक थ्योरी है जो स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स के बीच टेलीपोर्टेशन को एक्सप्लेन करता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मान लो रियलिटी एक पेपर की तरह है। अगर तुम पेपर को मोड़कर उसमें एक होल बनाओ तो तुम दोनों साइड्स को जोड़ सकते हो। सो इससे एक शॉर्टकट बन गया है जिसे वोम होल कहा जाता है। अब सोचो अगर फैंटास्टिक फोर ने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गलती से वो अपने यूनिवर्स में जाने की बजाय किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाएं। केविन चाचा ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं कि ये मूवी कोई ट्रेडिशनल ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी। जब मूवी शुरू होगी तो फैंटास्टिक फोर पहले से ही सुपर हीरोज होंगे, बट कुछ फ्लैशबैक सीन्स के जरिए हमें उनकी ओरिजिन्स दिखाई जाएंगी। सो इन्हीं फ्लैशबैक सीन्स में हम फैंटास्टिक फोर के प्री सुपर हीरो वर्जन्स को देखेंगे। ये बस 4 ब्रिलियंट माइंड्स होंगे जो गवर्नमेंट को अपने हिस्टोरिक स्पेस मिशन को फंड करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे। एंड ये मिशन सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा इवेंट होगा, जहाँ उनके रॉकेट लॉन्च पर सभी लोग उनके लिए चीयर कर रहे होंगे और रीड रिचर्ड्स की खुद से डिज़ाइन की गई रॉकेट में ये चारों मिलकर उड़ान भरेंगे। बट ऑब्वियसली सब कुछ स्मूथ नहीं जाएगा। आई थिंक मून की ओर जाते समय अचानक उन्हें एक मैसिव कॉस्मिक रे स्टॉर्म का सामना करना पड़ेगा जो उनकी पूरी शिप को बर्बाद कर देगा। एंड किसी तरह से ये सब अर्थ पर वापिस तो लौटेंगे, बट यहाँ पे आने के बाद उन्हें एक टेरिफाइंग सच्चाई का एहसास होगा, क्योंकि इस स्टॉर्म से निकली रेडिएशंस उनके डीएनए को हमेशा के लिए बदल देंगी। रीड रिचर्ड्स को मेलेबिलिटी मिलेगी, जिससे वो अपने शरीर को किसी भी रूप में स्ट्रेच और रीशेप कर सकता है। स्टॉर्म को लाइट एंड कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करने की पावर मिलेगी, जिससे वो खुद को इनविजिबल बना सकती है एंड पावरफुल फोर्स फील्ड्स क्रिएट कर सकती है। जहाँ जॉनी स्टॉर्म की बात करें तो इसको पायरोजेनेसिस एबिलिटी मिलती है, जिससे वो अपने पूरे शरीर को फ्लेम्स में बदल सकता है, उड़ सकता है और फायर कंट्रोल कर सकता है। इन सब में से बेन ग्रिम का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे एक्सट्रीम होगा, क्योंकि उसका पूरा शरीर सॉलिड रॉक में बदल जाएगा, जिससे उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिल जाएगी। टीजर में द थिंग को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाया गया है। हम देखते हैं कि मिशन से पहले वो मजाक में खुद को सबसे हैंडसम पायलट कहता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लोग उसे देखकर डरकर भागने लगते हैं। जॉनी स्टॉर्म यानी ह्यूमन टॉर्च को बैक्सटर बिल्डिंग से उड़ान भरते हुए दिखाया गया है। वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाता है, लेकिन फिर एक टेरिबल चीज़ होती है। वो ऑक्सीजन की कमी से अपनी फ्लेम्स को खो देता है और फुल स्पीड से नीचे गिरने लगता है। सो क्या वो अपनी लिमिट्स टेस्ट कर रहा था या फिर किसी और चीज़ ने उसे इतनी ऊंचाई पर जाने पर मजबूर किया, ये तो मूवी में ही पता चलेगा। और हाँ, इन सभी के सूट्स जॉन बर्न के 1980s के नेगेटिव जोन सूट से इंस्पायर्ड हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रेलर में हमें एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन दिखाया गया है। आई थिंक ये आइवन क्रैगोफ हो सकता है, जो अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स एक रशियन साइंटिस्ट होता है और सुपर एप्स को क्रिएट करता है। सो इससे ये एक्सप्लेन हो जाता है कि न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में इतनी तबाही क्यों मची हुई है। इसके बाद ही आता है ट्रेलर का सबसे बड़ा मोमेंट, जो है गैलेक्टस की एंट्री। पहले हम देखते हैं एक डार्क स्टॉर्म को जो शहर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फिर हम उसका क्लासिक हेलमेट और एक विशाल आकार देखते हैं, जिसे ये कंफर्म हो जाता है कि मार्वल इस बार कोई गलती नहीं दोहराएगा। सो नो मोर क्लाउड नॉनसेंस। जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है हमें एक डरावना शॉट देखने को मिलता है। आसमान काला पड़ जाता है, मीटियोर्स गिरने लगते हैं और पूरे शहर में तबाही मच जाती है। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि गैलेक्टस अपने साइज को कॉस्मिक एनर्जी अब्जॉर्ब करने के हिसाब से बदल सकता है। कभी वो पूरा अर्थ के जितना दिखता है तो कभी गॉडजिला के साइज का। गैलेक्टस सिर्फ एक प्लैनेट ईटर नहीं है, एक्चुअली वो उन प्लैनेट्स को टारगेट करता है जिसमें सेलेस्टियल एग्स होते हैं। बट फैंटास्टिक फोर के इस यूनिवर्स की बात करें तो आई थिंक गैलेक्टस शायद फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को टारगेट कर रहा है, जो कि रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का फ्यूचर सन होगा।
एंड इसके पास काफ़ी कॉस्मिक पावर्स होंगी। सो गैलेक्टस इन कॉस्मिक पावर्स के कारण ही फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पीछे पड़ेगा। एंड ओबियसली गैलेक्टस कभी अकेला नहीं आता, वो हमेशा पहले अपना हेरल्ड भेजता है जो होता है सिल्वर सर्फर। बट इस मूवी में एक मेजर ट्विस्ट ये है कि इस बार सिल्वर सर्फर एक फीमेल होगी। एक्ट्रेस जूलिया गार्नर इस टाइमलाइन की सिल्वर सर्फर बनी है, जो कॉमिक्स के कैरेक्टर शाला बाल से इंस्पायर्ड हैं। अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स, शाला बाल असल में ओरिजिनल सिल्वर सर्फर नोरिन रेड की लवर थी। ट्रेलर के आखिरी शॉट में हम देखते हैं फैंटास्टिक फोर अपने क्लासिक ब्लू सूट्स में गैलेक्टस के खिलाफ मिशन के लिए तैयार हैं। हर चीज़ पूरी तरह से कॉमिक एक्यूरेट लग रही है। सो इस सीन में हमें एक हिंट मिलता है डॉक्टर डूम का, क्योंकि जब गैलेक्टस इस अल्टरनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगा तो फैंटास्टिक फोर को मजबूरी में अर्थ 616 में जाना पड़ेगा। यानी ये टीम फाइनली मेन एमसीयू का हिस्सा बन जाएगी। एंड यहीं पर ये ट्विस्ट और भी क्रेजी हो जाता है। अगर ह्यूमर सही है तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम भी इन सब के साथ अर्थ 616 में एंट्री करेगा, क्योंकि हम जानते ही हैं कि डॉक्टर डूम का फैंटास्टिक फोर की स्टोरी में काफ़ी बड़ा रोल होता है। एंड ये पहले ही एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए कंफर्म हो चुका है, तो ये मूवी उसके कैरेक्टर सेटअप के लिए एक परफेक्ट मौका साबित हो सकती है। सो इस टीजर ने एमसीयू के फ्यूचर के लिए काफ़ी कुछ सेट कर दिया है। इसमें सिर्फ फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बल्कि गैलेक्टस, मल्टीवर्स और शायद डॉक्टर डूम के अराइवल का हिंट भी दिया है। आई थिंक ये मूवी फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स का पूरा लोर एस्टेब्लिश करेगी। एंड ऐसा लग रहा है कि इनकी स्टोरी अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से डायरेक्टली कनेक्ट होगी। बट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर डूम इस मूवी में अपीयर होगा या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो। एंड अकेले अकेले मजे लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस ब्रेकडाउन को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। जेम्स गन के डीसीयू में आगे जाकर हमें एक ही टाइम पर 2 बैटमैन देखने को मिलेंगे, बट क्या ये सच में काम कर पाएगा? इस टॉपिक पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स एंड सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।